ठीक है, तो जो भी देखो न्यूमेरिकल अभी हम कराएंगे कुछ आपको प्रीवियस लेक्चर के ऊपर, तो उसमें ये दो बातें ध्यान रखनी है कि फिलहाल जितने भी ऑब्जर्वेशन हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे वो सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखने हैं मेरे को। मतलब हमें कोई स्यूडो फोर्स नाम की चीज यूज नहीं करनी है, फिलहाल यूज नहीं करनी है। जब वो हम लोग कंसेप्ट कभी कवर करेंगे तो हम करेंगे, बिकॉज मेरा अपना जो तरीका है उसमें स्यूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इन सबको मैं मिला करके एक साथ एक लेक्चर बनाऊंगा आपका। उस लेक्चर में स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियलिस फोर्स, है ना, जितने भी इस तरीके के फोर्सेस हैं वो सब सेपरेट डिस्कस करेंगे हम लोग एक बार। तो आज के न्यूमेरिकल में सारे ऑब्जर्वेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रखने हैं मेरे को। और ये जो लॉज हैं, सेकंड नंबर का पॉइंट, कि अगर आप कोई ऑब्जर्वर हो, इफ यू आर ऑब्जर्वर, और अगर आपके नजर में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो आप ये कहोगे कि नेट फोर्स जीरो है। अगर आपकी नजर में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है तो नेट फोर्स फिर से जीरो होगा। और अगर आपकी नजर में वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वेरिएबल वेलोसिटी सॉरी, दैट मीन्स की एक्सेलरेशन, तो हम कह देंगे कि नेट फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करेंगे ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को लेकर के कई सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होता है। तो मैं आज कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, देखो। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जिसके थ्रू आप बार बार न्यूमेरिकल्स में देखोगे। तो ये इन एग्जांपल्स में आप ये देखो फटाफट के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन डिफरेंट कंडीशंस में मैंने आपको एग्जांपल लिया हुआ है। फर्स्ट वाली फिगर में, फर्स्ट फिगर में पहले तो हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि आप जितने भी सिचुएशन सामने दिख रही हैं इनमें अगर आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाते हो तो फर्स्ट फिगर में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ आएगा। सेकंड में भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। थर्ड केस में भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड होगा। फोर्थ केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस जाएगा। ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये सब तो डायरेक्शन हो गई नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस की। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, बट बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको क्लैरिटी भी आती है कंसेप्ट में। तो भी एडवांस न्यूमेरिकल्स भी इसी के बेसिस पे किए जाएंगे। ये सब तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस ड्रॉ कर दिए। इनके अलावा इन सब में ग्रेविटी की फोर्स भी आएगी। तो इन सारे केसेस में आप ग्रेविटी की फोर्स बॉडी के ऊपर दिखाओगे और ग्रेविटी की फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में इन ऑल केसेस। ठीक है, इसमें भी इंक्लाइंड प्लेन पर मैंने कहा था कि ध्यान रखना, कुछ लोग इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ग्रेविटी दिखाते हैं, वो मिसकंसेप्शन है। ग्रेविटी को आप हमेशा वर्टिकल साइड पर रखिए। इन सारे केसेस में ग्रेविटी की डायरेक्शन वर्टिकल। अब आप चेक करो जो न्यूटन लॉज हैं उनके हिसाब से कौन कौन सी इक्वेशंस इन कंडीशंस में हम ड्रॉ करेंगे इन सब के अंदर, ये एम जी और ये एम जी के अलावा। तो फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास एम इज रेस्टिंग ऑन द स्टेशनरी फ्लोर। तो रेस्टिंग है स्टेशनरी फ्लोर के ऊपर, दैट मीन्स कि अगर हम अपने आप को ऑब्जर्वर मानते हैं और हम लोग ग्राउंड के ऊपर हैं तो हमारी नज़र में ये मास रेस्ट पे है, और हमारी नज़र में अगर ये मास रेस्ट पे है तो इसके ऊपर फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। और फोर्सेस बैलेंस करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर फर्स्ट वाले फिगर में, अगर हम फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर, तो बैलेंसिंग ऑफ फोर्स के बेसिस पर आप कहोगे कि नॉर्मल की वैल्यू इक्वल टू एम जी के बराबर, फर्स्ट केस। सेकंड वाले केस में, जो सेकंड वाला केस है उसके अंदर अगर हम बात करें तो सेकंड वाले केस में जो फ्लोर ऑफ लिफ्ट है यहाँ पर कहा जा रहा है कि और ये लिफ्ट की फ्लोर अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है। तो हमको लिफ्ट के फ्लोर पे जाके नहीं देखना है, हम लोग को देखना है ग्राउंड पे खड़े होके। तो अगर हम ग्राउंड पे अपना ऑब्जर्वेशन लें, ठीक है, अगर हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस को ग्राउंड पे रखें और एक पर्सन को ग्राउंड के ऊपर बिठा दें, तो उसकी नजर में ये मास रेस्ट पे नहीं माना जाएगा, बिकॉज जिस फ्लोर के ऊपर उस मास को आपने रखा है वो फ्लोर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मास भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा विद द सेम एक्सेलरेशन ए। तो हम यहाँ पर एन और एम जी को बराबर नहीं करेंगे। यहाँ पर आप न्यूटन सेकंड लॉ वाली इक्वेशन लगाएंगे जहां पर अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है तो फिर नेट फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स होनी चाहिए, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो नॉर्मल माइनस एम जी ये हमारा नेट फोर्स होगा, जिसको हम कह देंगे कि ये मास इंटू एक्सेलरेशन ए के बराबर, सेकंड केस में। सेम लॉजिक थर्ड केस में लगाएंगे। तो अगर ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे रखते हैं
ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, जिसकी नज़र में अगर हम देखें तो वो फ्लोर अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा तो ये ब्लॉक भी डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, और अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो फिर हम सेकंड लॉ वाली इक्वेशन लगाएंगे, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बट अब की बार नेट फोर्स के लिए mg ज़्यादा होना चाहिए। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तभी हो सकती है जब डाउनवर्ड फोर्स mg की वैल्यू अपवर्ड फोर्स नॉर्मल से ज़्यादा हो, एंड उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखोगे mg माइनस नॉर्मल बराबर m इंटू ए। तो कुल मिलाकर के अगर पहले तीनों डायग्राम्स को देखोगे तो एक केस में आपका नॉर्मल mg के बराबर आएगा, सेकंड वाले केस को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको नॉर्मल की वैल्यू mg से बड़ी मिलेगी, थर्ड वाले केस को अगर आप सॉल्व करते हो, जो तीसरा वाला केस है, तो यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू लेस देन mg होगी। तो इस तरीके का कोई भी कंसेप्ट आपको अपने माइंड में नहीं बिठाना कि नॉर्मल mg के बराबर होता है कि mg से ज्यादा होता है कि mg से कम होता है। ये सब कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लॉक को जिस सरफेस पर रखा है उस सरफेस का स्टेटस क्या है, क्या वो स्टेशनरी सरफेस है या फिर वो मूविंग सरफेस है। मूविंग सरफेस है तो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है या फिर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और अगर मूव कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है। ये कई सारे फैक्टर्स देखने होते हैं हमें, और तब जाकर के हम ये कंक्लूड करते हैं कि नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आएगी। जैसे कि ये अब इंक्लाइंड प्लेन पर भी अगर मान लो ब्लॉक रखा है और एक बॉय है जो उसको पुश कर रहा है, मैन है, और ये मैन उसको पुश कर रहा है अपवर्ड साइड पर बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल एफ, और इस एफ की डायरेक्शन हमने क्लियरली स्पेसिफाई करी हुई है। अगर आप लेफ्ट साइड देखो तो पुश बाय द मैन इज इक्वल टू एफ बट दैट इज पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये डायरेक्शन एफ का जो है वो प्लेन के पैरेलल है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं यार। मैंने इंटेंशनली सारा पूरा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके नहीं लिखा है, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और क्या क्या हमारे लिए जस्ट कैलकुलेट करने के लिए होती है। तो ये जो डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज इसके हिसाब से ही हमारी पूरी वर्किंग डिपेंड करती है कि मैन अगर पुश कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दिस ब्लॉक, पढ़ो अगर आप, तो यहाँ क्लियरली लिखा है द ब्लॉक ऑफ मास एम इज रेस्टिंग ऑन द, रेस्टिंग मतलब ये रेस्ट पे है, बट रेस्ट पे कहाँ है ये भी देखना है आपको, सिर्फ रेस्ट पे नहीं, रेस्ट पे है तो कहाँ पर रेस्ट पे है, तो रेस्टिंग ऑन स्टेशनरी इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ब्लॉक तो रेस्ट पे है बट किसके फ्रेम में रेस्ट पे है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इंक्लाइंड प्लेन जो कि स्टेशनरी है, स्टेशनरी इंक्लाइंड प्लेन है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट पे है, यानी कि यहाँ पर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलो करेंगे, और न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से इसमें ये कह देंगे कि नेट फोर्स बराबर जीरो, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस करना होगा आपको, सारे फोर्स बैलेंस करने पड़ेंगे। तो जब फोर्सेस बैलेंस करने की बात आएगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेविटी को रिजॉल्व करेंगे, ग्रेविटी mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद ही रिजॉल्व कर सकते हो। तो mg के कंपोनेंट्स की हमने मान लो, और कंपोनेंट ऑफ mg अगर आप ध्यान से करेंगे तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इसका कंपोनेंट आता है mg इंटू कॉस थीटा, और डाउन द सरफेस डाउन द प्लेन इसका कंपोनेंट आता है mg इंटू साइन ऑफ थीटा। ये कंपोनेंट्स एक बार चेक कर लेना। ध्यान रखना है इसमें उस मैन का भी फोर्स लग रहा है, बट मैन की फोर्स की डायरेक्शन चेक करिएगा, मैन की फोर्स की डायरेक्शन वहां पर दी गई है आपको, कि जो मैन का फोर्स है वो पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन है। तो अगर मैन का फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन है दैट मीन्स कि उस फोर्स का कोई कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर तो आएगा नहीं। अगर मैन वाला पुश इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है तो उसका कोई भी कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आएगा। कैपिटल एफ का कोई कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम ध्यान देखें तो इसमें फोर्सेस क्या क्या बन रही हैं और कौन कौन सी डायरेक्शन में बन रही हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, जिसके अपोजिट साइड पर है mg cos थीटा, और बैलेंस करना है मेरे को इनको mg sin थीटा डाउन द प्लेन, जिसको बैलेंस करना है, और उसके अपोजिट साइड पर इस मैन का पुश है एफ वाला, फोर्स एफ। तो इनके बीच बैलेंस वाली इक्वेशन लिखो आप, फोर्सेस के बैलेंस करने की इक्वेशन। तो बैलेंसिंग की इक्वेशन के हिसाब से जब जाओगे तो नॉर्मल को बैलेंस किया जाएगा बाय द mg इंटू कॉस थीटा फोर्स, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, और कैपिटल एफ को बैलेंस किया जाएगा बाय द फोर्स ऑफ mg इंटू साइन थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है। और यही चीज जब आप फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये मैन वाला पुश हटा देंगे और यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन डाल देंगे,
तो जब आप इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन डाल दोगे तो ये जो कैपिटल एफ है ये मैन के फोर्स की जगह पे इंक्लाइंड प्लेन का फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा उस टाइम पर। मतलब है ये सिंपल एग्जांपल्स ही, बट ये सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपको। ऊपर के 3 एग्जांपल्स में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता, उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। आखिरी के 2 एग्जांपल में एक और मिसकंसेप्शन है, मतलब आप लोग के माइंड में बड़ी मतलब गलत सलत चीजें बैठी हुई है। अब लोग क्या करते हैं, इनक्लाइंड प्लेन पर देखते ही जब भी कोई इनक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन देखेंगे, उनके मन में ऑटोमेटिकली एक चीज आने लगती है कि नॉर्मल बराबर mg cos थीटा। मतलब पता नहीं कहां से ये कंसेप्ट बना रखा है कि इनक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा होगी। ये कंसेप्ट है, जब भी कोई बॉडी इनक्लाइंड प्लेन पर होगी उसका नॉर्मल mg cos थीटा होगा। ये अपने आप, मतलब आप लोग अपने आप लॉ बना लेते हो, अपने ही कंसेप्ट बना लेते हो, जो कि गलत है। इस मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए सेकंड एग्जांपल देखो आप। सेकंड एग्जांपल, पहले 3 एग्जांपल में ये हो गया कि नॉर्मल हमेशा mg नहीं होता, और आखिरी के 2 एग्जांपल्स में अब आप ये देखोगे कि नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमेशा ही mg cos थीटा नहीं होता। तो इसमें ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेट कर रहा है, ये स्टेशनरी इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। नाउ द ब्लॉक ऑफ मास m इज रेस्टिंग, रेस्ट पे तो है, ब्लॉक तो रेस्ट पे है, लेकिन कहां पर रेस्ट पे है ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से तुम लोग को भी क्वेश्चन पढ़ना होगा। तुम लोग भी जब क्वेश्चंस लगाओगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़नी है, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि क्या कहना चाहते हैं वो। तो रेस्ट पे है, लेकिन कहाँ रेस्ट पे है ये भी पढ़ लिया करो। एक और गलती आधे स्टूडेंट क्या करते हैं, रेस्ट पे पढ़े और बस आगे की लाइन पढ़ते ही नहीं है, आगे की लाइन बिना पढ़े आपने क्या कहा, लॉयर क्वेश्चन सॉल्व करो, बाढ़ में जाए आगे की लाइन। ये सब ब्लंडर है। रेस्टिंग बट कहाँ पर, ऑन द इनक्लाइंड प्लेन। लेकिन वो इनक्लाइंड प्लेन खुद क्या कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इनक्लाइंड प्लेन तो वो तो खुद ही मूव कर रहा है लेफ्ट वर्ड विद एक्सेलरेशन ए। तो जहां पर वो ब्लॉक आराम कर रहा है वो जगह तो चल रही है ना। तो अगर हम अपना ऑब्जर्वर ग्राउंड पर रखेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, हम ग्राउंड फ्रेम यूज करेंगे अभी। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड लिया जाए, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, तो क्या वहां से भी वो ब्लॉक रेस्ट पे करता हुआ दिखेगा आपको। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई कि जो क्वेश्चन है वो तो कह रहा है कि ब्लॉक रेस्ट पे है, लेकिन वो रेस्ट पे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है और इंक्लाइंड प्लेन चल रही है। तो अगर हम ग्राउंड से सब कुछ देख रहे होंगे, ये सारी ऑब्जर्वेशन अगर हम जमीन से करें, ग्राउंड पे खड़े होकर करें, जो कि इनर्शियल फ्रेम हमारे लिए कहते हैं, जहां पर के न्यूटन के लॉज वैलिड है, तो यहाँ से तो ये ब्लॉक स्टेशनरी ब्लॉक नहीं मान सकते, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो उसके ऊपर रखी हुई चीज भी लेफ्ट साइड ही जाएगी। तो इस ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड के अकॉर्डिंग ये जो मास m है ये स्टेशनरी मास नहीं कहा जाएगा। मास m इज नॉट एट रेस्ट, ग्राउंड के हिसाब से वो रेस्ट पे नहीं है। इट इज एक्सेलरेटिंग किधर की तरफ, तो एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। कितनी एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो अब हम इस पे फोर्सेस क्या दिखाएंगे देखो। अच्छा ये स्मूथ प्लेन है, मैं आपको पहले बता दूं फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। दैट मीन्स इस प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन जीरो है, म्यू जीरो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। तो अब हम इसमें क्या फोर्सेस दिखाएंगे, एक और कंफ्यूजन का पॉइंट्स। पिछले क्वेश्चन में मैंने ग्रेविटी को रिजॉल्व किया है, mg के कंपोनेंट्स किए हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने mg को रिजॉल्व किया है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब की बार किसको रिजॉल्व करेंगे, ये इस तरीके के डाउट्स मन में घूमते हैं, इस तरीके के कंफ्यूजिंग पॉइंट्स मन में आते हैं यार, कि उस क्वेश्चन में ग्रेविटी रिजॉल्व हुआ, इस क्वेश्चन में कुछ और रिजॉल्व हुआ, आप पगला जाते हो कि करना क्या है हमें। तो ये देखो कोई मैजिकली तो सॉल्व होगा नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेशनरी ब्लॉक की बात की गई है, मास वाज एट रेस्ट, कंडीशन ही अलग हो गई। अब वो मास रेस्ट पे है ही नहीं, अब वो मास एक्सेलरेट कर रहा है। तो न्यूटन लॉ में ये कहा जाता है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे, आपको उस डायरेक्शन का फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको उस डायरेक्शन की फोर्स निकालनी पड़ेगी। बॉडी जिस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट करेगी, आप उसी डायरेक्शन की फोर्स निकालें। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये लिखते हो ना, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जो राइट हैंड साइड का ए और लेफ्ट हैंड साइड का नेट फोर्स, ये दोनों हमेशा पैरेलल वेक्टर्स हैं।
दे आर पैरेलल वेक्टर्स। तो इस फिगर में अगर मैं न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखता हूं इन दिस फिगर, ध्यान से देखिएगा, तो राइट हैंड साइड तो हम इसको m इंटू ए कर देंगे, राइट हैंड साइड विल बी m इंटू ए। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप सिर्फ ये देखो कि जो एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट है, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है, तो mg और नॉर्मल में से किसका कंपोनेंट लेफ्ट साइड पर जाएगा आपकी। ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन पुट करें, तो आप पहले तो चेक करा करो कि एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है। पहले ये ऑब्जर्व किया जाता है, क्वेश्चंस में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है। फिर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस हैं। मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड पर कौन सी फोर्स है। तो मेरे पास दो ही फोर्सेस हैं, mg और एक नॉर्मल। इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स आपको दिखता है जिसका लेफ्ट साइड पर कोई कंपोनेंट आएगा? क्या कोई ऐसा फोर्स है जिसका लेफ्ट साइड पर कंपोनेंट दिख रहा है आपको इसमें? किसका कंपोनेंट लेफ्ट साइड पर आएगा ये देख लो आप। और यही एन का जी, ये लॉजिक समझ लेना, वरना फिर कंफ्यूज रहोगे। कंफ्यूजन ये होती है कि हम कब किसको रिजॉल्व कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। तो कब कौन सा फोर्स रिजॉल्व होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। देखिए, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे ऑब्जर्व होती है, तो आप जिसको मर्जी रिजॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन मतलब आपकी नजर में बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो फिर आप किसी को भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप सिर्फ एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन का फोर्स देखें कि जिस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है उस तरफ कौन सा फोर्स है। और अगर कोई फोर्स उस तरफ नहीं है तो किसी का कंपोनेंट होगा फिर। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, mg और नॉर्मल में से दोनों ही लेफ्ट साइड नहीं है, लेकिन नॉर्मल का कंपोनेंट लेफ्ट साइड जरूर आएगा। अगर आप नॉर्मल को रिजॉल्व करते हो तो डेफिनेटली नॉर्मल का एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, बट mg का कंपोनेंट लेफ्ट साइड नहीं आएगा। और इनफैक्ट नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे जाएगा, देखो, अगर पूछा जाए कि नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट लेफ्ट साइड होगा एंगल थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स फॉलो करिएगा। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पर है तो इसका ये एडजेसेंट एंगल थीटा मतलब ऑल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा, और फिर इधर वाला एंगल ये 90 माइनस थीटा होगा। दैट मीन्स वर्टिकल से फिर ये थीटा एंगल पर, नॉर्मल का वर्टिकल से थीटा एंगल बन रहा होगा। तो वो उस हिसाब से करेंगे तो ऊपर की तरफ n cos थीटा वाला फोर्स होगा और लेफ्ट साइड पर n sin थीटा वाला फोर्स, कंपोनेंट ऑफ n। तो अब हमारी न्यूटन लॉ की जब इक्वेशन लिख रहे हैं ना m इंटू ए, तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मतलब आप पहले एक्सेलरेशन चेक कर लो, डायरेक्शन चेक कर लो, और जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आपके सामने दिख रहा है उस डायरेक्शन के पैरेलल जितनी भी फोर्सेस आपको दिखती हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड पर रखिए। तो मुझे एक्सेलरेशन यानी कि लेफ्ट साइड के पैरेलल n sin थीटा दिख रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड पर n sin थीटा रख दूंगा, n sin थीटा बराबर ma। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है दैट मीन्स की वर्टिकल, वर्टिकली तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, लेफ्ट साइड एक्सेलरेट हो रहा ना, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन हो नहीं रहा इसका, कि ना तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए आप फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए, और जब फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे तो n cos थीटा बराबर mg। इस वर्किंग को बच्चा ध्यान से देख लो, क्योंकि ये कई सारे बेसिक पॉइंट्स और जो मिसकंसेप्शन है, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के कंसेप्ट बिगड़ जाता है ना हमारा, वो सब सही हो जाएगा आपका। बहुत कुछ क्लियर कर देंगे आज इसमें, बहुत कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो सर। जाएगा। हाँ जी। सर एक बार फिर से बता दीजिए वाला कॉन्सेप्ट, मतलब इसी वाले फ्रेम के सर लिए। ये इसी जो रिजॉल्विंग की है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर में भी तो आपने बताया था जब आपने टेंशन बताई थी। जी नहीं, वो नहीं है उसमें बच्चा, वो कंसेप्ट नहीं है, ये वो कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि हम न्यूटन्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो उसमें देखिए, एक बार आपको दिखाते हैं, चलिए फिर से एक बार न्यूटन सेकंड लॉ को फिर से रीड करना होगा आपको। थर्ड लॉ तो चलिए वो थियोरेटिकल है, सेकंड लॉ पे आते हैं। देखो ये चीज, सेकंड लॉ में क्या कहा गया है, देखो सेकंड लॉ में ये कहना चाह रहे हैं कि
if a force acts on the body then it will accelerate in proportion to that force. ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, वेक्टर फोर्स, वेक्टर फोर्स का मतलब फोर्स का एक डायरेक्शन है, इज इक्वल टू मास टाइम्स द वेक्टर एक्सेलरेशन, मास टाइम्स द वेक्टर एक्सेलरेशन। आप लोग देखो अगर कंसेप्ट मिलाओगे ना यार, देखिए कंसेप्ट मिलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जरा वेक्टर वाले कंसेप्ट पर आओ, एक बार आप एक वेक्टर वाले कंसेप्ट पे आओ। आप दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहते हो मुझे बताओ, इक्वल वेक्टर कब कहे जाते हैं? अगर कोई कहे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है तो इसका क्या मतलब होगा, आप बताओ मुझे। सर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब बराबर। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। मानते हो ना? तो ये भी यही चीज तो यहाँ पर भी है, वेक्टर फोर्स और वेक्टर एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर है और फोर्स के ऊपर भी वेक्टर है। अच्छा एक कंसेप्ट और पढ़ते हो आप कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है क्या? अगर एक वेक्टर में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दे, हाँ सर, नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड बदल जाता है। तो डायरेक्शन वही रहेगी। तो आप एक तरीके से ये इक्वल वेक्टर नहीं दिख रहा आपको, बीच में इक्वल साइन लगा है कि नहीं लगा है? F इक्वल टू एम में बीच में इक्वल है ना, मतलब कि लेफ्ट साइड पर एक वेक्टर है और राइट साइड पर भी एक वेक्टर है और उनके बीच में इक्वल साइन लगाया है। और अभी आप लोग कह रहे हो कि दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं तो उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए और उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड का मैग्नीट्यूड और राइट साइड का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। F इक्वल टू एम में लेफ्ट साइड की जो मैग्नीट्यूड है यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और राइट साइड का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए ना? यस सर। अच्छा, Yes, और sir. डायरेक्ट जो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन है और जो राइट साइड की डायरेक्शन है ये कैसी होनी चाहिए? सर वो भी सेम चाहिए। सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब पैरेलल। इसका मतलब जिस जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा उसी डायरेक्शन में तो नेट फोर्स आएगी, ये तो मतलब हुआ इसका यस सर। यस सर। कि जिस डायरेक्शन में आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्यूटन लॉ का न्यूमेरिकल अगर आप सक्सेसफुली करना चाहते हो, सक्सेसफुली आप चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके आंसर आने लगे, तो एक हैबिट बनाओ। नंबर 1, आपको पहले तो बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेस क्लियरली पता होने चाहिए, जिसको आप आगे चल के फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हो कि फ्री बॉडी डायग्राम अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली आपको ये बहुत क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि बॉडी में एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, और इसमें काइनेमेटिक्स आपकी हेल्प करेगा। जब आपको बॉडी की देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ की जो इक्वेशन है, मतलब कि F इक्वल टू ma, इससे आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालते हो, डायरेक्शन थोड़ी निकालते हो। किसी भी इक्वेशन से डायरेक्शन थोड़ी आएगी, डायरेक्शन तो हमको ऑब्जर्व करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि किधर जा रहे हैं। भाई आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताता है ना, वो ये थोड़ी बताता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। डायरेक्शन तो आपको पता होगा। सेम वे, तो पहले इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले एक काम करिएगा, ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे लीजिए। मतलब ग्राउंड से आप ये देखो कि बॉडी कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, जिस भी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगी नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड m इंटू ए होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको न्यूटन सेकंड लॉ वाला? यस यस सर। सर। जी। यस सर। F इक्वल टू एम एस, देखो बोल देने से नहीं समझ में आएगा, F इक्वल टू एम ए बोल देने से आपको पर्पज ही नहीं पूरा होता, अब अनलेस उसकी डेप्थ को ना समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये जो ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है ये किधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, पहले मैं ये पता लगाऊंगा, और ये पता लगाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के थ्रू। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, बट वो इंक्लाइंड प्लेन के बारे में आगे कह रहे हैं कि मूविंग लेफ्टवर्ड विद एक्सेलरेशन a। तो अब आप बताओ कि अगर हम ग्राउंड से खड़े होकर के इस पूरे फिनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्लॉक मुझे कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है। लेफ्ट साइड। तो इसमें लेफ्ट दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि लेफ्ट दिखेगा। अब जब ये लेफ्ट दिखेगा तो इसका मतलब इस बॉडी का नेट फोर्स लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक फोर्स होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स, जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट होनी चाहिए। तो हमने ये पता लगाया कि लेफ्ट साइड कौन सा फोर्स है, तो वैसे तो लेफ्ट साइड कोई फोर्स नहीं था क्योंकि नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर था और mg नीचे था, तो वैसे तो लेफ्ट साइड कोई फोर्स नहीं थी।
लेकिन हमने जब नॉर्मल फोर्स को क्लियरली देखा तो मुझे ये समझ आया कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो उसी कंपोनेंट को हमने m इंटू ए से कंपेयर कर दिया न्यूटन सेकेंड लॉ वाली इक्वेशन लगा करके, और लेफ्ट साइड को छोड़ करके बाकी जो डायरेक्शंस हैं, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन, इधर क्योंकि एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इधर हमने फोर्सेस को बैलेंस किया हुआ है कि ऊपर की तरफ जो n cos थीटा लग रहा है और नीचे की तरफ जो mg cos mg लग रहा है, ये आपस में बराबर होने चाहिए, n cos थीटा बराबर mg। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में बॉडी स्टेशनरी थी भाई, बॉडी रेस्ट पे थी, तो उसका एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में नहीं है, उसका एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, तो इसीलिए हमने इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में भी फोर्स को बैलेंस किया हुआ है और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स को बैलेंस किया हुआ है। बैलेंसिंग ऑफ फोर्स हमने इस तरीके से करी है। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट केस में, पहले केस में फोर्सेस कुछ ऐसे लग रही थी, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, फोर्सेस हमारी ऐसे थी। आपको ना एक पॉइंट समझाता हूँ जल्दी से। ये 3 फोर्सेस थी फर्स्ट केस में, जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा mg वाला फोर्स था, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थी और इधर की तरफ F था जो उसका मैन की वजह से लग रहा था। ठीक है जी बच्चा, देखो मैं आपको समझाते हैं। ये फर्स्ट फिगर, मैं पहले वाले फिगर की बात कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट फिगर है हम इसको फोकस कर रहे हैं। इसमें क्या है, ब्लॉक ऑफ मास इमेज रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, रेस्ट पे है। तो अब आप क्या करो, अब आपके मन में डाउट आता है कि हम रिजॉल्व किसको करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये रेस्ट वाला केस है, मतलब आपको बॉडी रेस्ट पर दिखाई दे रही है, तो आप किसी को भी रिजॉल्व कर लो। अभी हमने यहाँ पर mg रिजॉल्व किया था। अब मेरा मूड बदल गया, अब हम किसी और को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो चलो हम f को रिजॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। तो f को जब रिजॉल्व करेंगे तो राइट साइड कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, तो f cos थीटा बनाओ और वर्टिकली ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट f sin थीटा कर दो। आप नॉर्मल को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो नॉर्मल को रिजॉल्व करने पर ऊपर की तरफ कंपोनेंट बनेगा n cos थीटा, नॉर्मल का कंपोनेंट, और लेफ्ट साइड कंपोनेंट बनेगा n sin थीटा। ये भी काम कर सकते हो, लेकिन क्या है आप खुद देखो, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा पड़ रही है। और अब इनको बैलेंस कर देते हैं, इनको बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, f cos ऑफ थीटा बराबर n sin थीटा कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बैलेंसिंग कर रहे हो, हॉरिजेंटल में फोर्स बैलेंस किया मैंने, और दूसरा हमने वर्टिकल में फोर्स बैलेंस किया हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स बैलेंस कर दो। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स बैलेंस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। ये भी एक ऑप्शन है, हालांकि ये लेंदी ऑप्शन है, बट फिर भी आपको जस्ट वेरीफाई कराता हूँ। यहाँ से कैपिटल F की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल F की वैल्यू n tan थीटा, वो आप ले आओ सेकंड में। तो क्या बन जाएगा, n cos थीटा प्लस कैपिटल F की वैल्यू n tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा। F की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं और एक sin थीटा पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू mg। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो n, और वहां पर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो n बाई cos थीटा बराबर है mg। और सॉल्व करके यहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि n इक्वल टू mg cos थीटा। आंसर वही आएगा, बट आपके नंबर ऑफ स्टेप्स काफी ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं। तो स्टेशनरी बॉडी के लिए आप किधर की तरफ फोर्स रिजॉल्व करते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पसंद करोगे या फिर इंक्लाइंड प्लेन और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना पसंद करोगे। ये चॉइस आपको लेनी है, डिसीजन आपको लेना है। सर ये सीधे सीधे लैमीज थ्योरम से भी तो हो जाएगा। मतलब वो तो अलग बात है, तो 3 फोर्सेस है तो आप लैमीज लगाओगे, कल को 4 फोर्सेस आएंगे तो कंपोनेंट ही करने पड़ेंगे। पॉइंट देखो दूसरा है, पॉइंट ये है कि आप फोर्सेस को किन डायरेक्शंस में रिजॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या मैं उनको इनक्लाइंड प्लेन के अलोंग और इनक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रिजॉल्व करूं, या फिर मैं उनको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजॉल्व करूं। तो मेरा ये कहना है कि अगर स्टेशनरी बॉडी है तो जहां पर कम नंबर ऑफ फोर्स रिजॉल्व करने पड़े जी, वैसे तो आप थ्योरी वाइज पूछोगे तो स्टेशनरी बॉडी में आप फ्री हो,
स्टेशनरी बॉडी में आप कोऑर्डिनेट एक्सेस जैसे मर्जी बनाना चाहो बना लो, पैरेलल टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ये एक ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये एक और ऑप्शन है। अब आप देखो कि दोनों में से कहां पर आपको लग रहा है कि मैथमेटिक्स कम है, कहां पर कैलकुलेशंस कम होंगी, ये आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से मुझे क्लियरली दिख रहा है यार कि अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करूं तो मुझे सिर्फ mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा, जबकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करते वक्त नॉर्मल को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, रेफ्ट को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि दो फोर्सेस को रिजॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इक्वेशन बनाओगे फिर उनको सॉल्व करोगे तो टाइम टेकिंग हो गया। लेकिन अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करता तो मेरा आंसर जल्दी आ रहा था। तो ये सिर्फ टाइम का गेम है कि कम टाइम में सॉल्व होता है कि ज्यादा टाइम में सॉल्व होता है। लेकिन ये जो आपको फ्रीडम मिली है ना, फोर्स को रिजॉल्व करने की फ्रीडम, ये स्टेशनरी बॉडी के लिए तो है, एक्सेलरेटिंग बॉडी में आपके पास फ्रीडम नहीं बचती। एक्सेलरेटिंग बॉडी में आप अपनी मर्जी के हिसाब से फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करेंगे, वहां पर आपके ऊपर एक कंपल्सन है। कंपल्सन ये है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक वो डायमेंशन चूज करनी पड़ेगी आपको, एक डायमेंशन हमेशा वो रखेंगे जिस तरह बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और दूसरी डायमेंशन उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट साइड एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो एक डायमेंशन मेरी हॉरिजॉन्टल और एक डायमेंशन मेरी लेफ्ट और राइट वाली बन जाएगी, और जब एक डायमेंशन लेफ्ट राइट बन गई तो ऑटोमेटिकली दूसरी डायमेंशन आपकी अपवर्ड डाउनवर्ड हो गई। तो अब फोर्सेस को इनके अकॉर्डिंग रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि नॉर्मल को रिजॉल्व करिए। क्लियर हुआ भी आपका कि नहीं आंसर? जी सर। सारे डॉट क्लियर हुए आपके इसमें? चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस कैसे लेते हैं न्यूटन लॉ के टाइम पर? जी सर। और इससे कैलकुलेट करके क्या बन रहा है, नॉर्मल बराबर mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये एक तगड़ा कंसेप्ट देखो बिगड़ता है। पिछले न्यूमेरिकल में mg इंटू कॉस थीटा है और यहाँ पर mg अपॉन कॉस थीटा है। यही मैं आपका कंसेप्ट सही करना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल हमेशा mg कॉस थीटा नहीं होता, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो mg cos थीटा, mg अपॉन cos थीटा कहो, कभी mg sin थीटा बन जाए, कुछ भी हो सकता है वो। तो इस तरीके का क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स में क्या होता है ना, हम लोग भी जब न्यूमेरिकल करते थे तो हम लोग इंट्यूशंस के बेसिस पर मन में पहले ही कुछ सोच लेते हैं कि यार इसका आंसर ऐसे आएगा, पहले ही कुछ सोच लेते हैं। और जब आपने पहले ही कुछ सोच रखा है कि ऐसा ही कुछ आंसर आएगा तो आपका माइंड आपको उसी डायरेक्शन में वर्क कराता रहेगा, आपकी थिंकिंग भी उसी डायरेक्शन में चलेगी। मैं कह रहा हूँ सिर्फ न्यूटन लॉ फॉलो कर लिए, समझ लो आप न्यूटन लॉ में क्या करना है वो बात करिए, पहले से कुछ भी माइंड में ना रखो, प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं है। राइट, क्लियर हो गया पॉइंट आपका ना अभी यहाँ पर? यस सर। ठीक, अभी कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, अभी कुछ और। देखिए, अब मैंने कर्व्ड सरफेसेस के एग्जांपल लिए, कैलकुलेटिंग नॉर्मल फोर्स में। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि बॉडीज प्लेन सरफेसेस पे थी, ये देखो जो भी ब्लॉक थे वो प्लेन सरफेस पे थे। नाउ द बॉडीज ऑन द कर्व्ड सरफेसेस। इनके एग्जांपल में क्या आएगा, देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखो, पहला वाला एग्जांपल। पहले वाले एग्जांपल में जो एक मार्बल है, ब्लू कलर का मार्बल मास m का, वो रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्टेशनरी हेमीस्फीयर। सिर्फ आप ये लैंग्वेज पढ़िए और समझ लीजिए क्या करना है आपको, लैंग्वेज पढ़ते जाओ समझते जाओ। सो अ मार्बल ऑफ मास m इज रेस्टिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेशनरी हेमीस्फीयर। तो दोनों स्टेशनरी हो गए ना, मार्बल इज रेस्टिंग तो मार्बल भी रेस्ट पर, और जिसके ऊपर वो रेस्ट पे है वो हेमीस्फीयर, वो भी स्टेशनरी। तो कुल मिलाकर के दोनों ही स्टेशनरी हो गए, यानी कि हम ग्राउंड फ्रेम से इस मार्बल को रेस्ट पे कह सकते हैं। ये मार्बल ग्राउंड की फ्रेम में रेस्ट पे होगा। तो हमने क्या किया, इसके फोर्सेस को एनालाइज किया। फोर्सेस जब एनालाइज किया तो हमको मालूम चला इस पर एक mg और एक हेमीस्फीयर की वजह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स आएगा। और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या इक्वेशन बनाएंगे, देखो mg और नॉर्मल है तो हमने क्या किया, क्योंकि मास भी रेस्ट पे है और जिस सरफेस पर आप खड़े हो वो सरफेस भी रेस्ट पे है, दोनों ही रेस्ट पे है, तो दैट मीन्स कि ये मास ओवरऑल रेस्ट पे है। तो हम यहाँ पर फोर्सेस को जस्ट बैलेंस कर देंगे, n बराबर mg।
लेकिन सेकंड फिगर में वो मास वेलोसिटी पर आ गया, तो फोर्सेस तो वही लगेंगे अभी भी, फोर्सेस तो इस बॉडी के ऊपर उतनी ही रहेंगी, mg और नॉर्मल, फोर्सेस में तो कोई फर्क आएगा नहीं। लेकिन अब आप इनको बैलेंस नहीं करोगे, यही समझने वाला पॉइंट होता है कि यार ये लॉजिक चल क्या रहा है, कौन सा गेम चल रहा है यहाँ पर। अब क्यों नहीं होगा जानते हो, काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे तो उसके पास एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, बताए। क्योंकि इस केस में देखिए मार्बल तो रेस्ट पे नहीं है ना, जो मार्बल है वो तो रेस्ट पे कहाँ है, मार्बल ऑफ मास m इज एट वेलोसिटी, यानी मोशन में है। टुवर्ड्स द सेंटर। सर जी रेडियली इन्वर्ट होगा। हाँ, और ये मार्बल सर्कुलर मोशन में है, मोशन भी कैसा, सर्कुलर। ये मार्बल अगर इस हेमीस्फीयर पे चलेगा तो सर्कुलर चलेगा। तो अगर एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो काइनेमेटिक्स को रिकॉल करो आप, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में, अगर हम ये मानते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी पर हैं, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। तो किस तरफ एक्सेलरेशन होती है ये भी आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आई मीन सर्कुलर मोशन की थ्योरी से पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसमें एक्सेलरेशन किधर की तरफ होना चाहिए। तो उसका आंसर सब अभी आप लोगों ने बोला कि उसका आंसर क्या होता है, किस तरफ होना चाहिए, वो फिर से बोलो आप एक बार, किस तरफ होना चाहिए। रेडियली इन्वर्ट होगा सेंटर की तरफ। राइट, तो इसमें एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ये थ्योरी ऑफ काइनेमेटिक्स कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होना चाहिए, और उस एक्सेलरेशन की एक वैल्यू होनी चाहिए v² डिवाइडेड बाय r। तो अगर इस बॉडी में एक्सेलरेशन है तो फिर फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते आप, mg और नॉर्मल बैलेंस नहीं हो सकते यहाँ पर। इनफैक्ट कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, अभी हम लोगों ने कहा था कि जब F नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करते हो आप, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता mg है, ज्यादा होगा सर। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब कि mg और नॉर्मल में से जो रिजल्टेंट होगा वो डाउनवर्ड आना चाहिए। तो डाउनवर्ड रिजल्टेंट तभी आएगा जब mg की वैल्यू नॉर्मल से बड़ी हो। तो mg माइनस नॉर्मल ये हमारा नेट फोर्स कहलाएगा, mg माइनस नॉर्मल बराबर नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप वही स्टेप फॉलो कर रहे हो जो ये प्लेटफॉर्म वाला किया आपने, जो प्लेटफॉर्म वाला किया है, mg माइनस नॉर्मल बराबर ma। हम कुछ नई चीज नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ एक अलग बात है कि सर्कुलर मोशन की एक्सेलरेशन का उसके वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है। सर सर्कुलर, जी सर ये हैंग हो गया था, इतना पार्ट चलेगा, फिर से बता देंगे। बता रहे हैं उनको भी और एग्जांपल से, mg माइनस नॉर्मल बराबर m v² बाई r, ये कह रहा हूं मैं आपसे। देखिए टाइप ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप मोशन में हैं तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो कौन सा मोशन है, क्या वो स्ट्रेट लाइन मोशन है या फिर सर्कुलर मोशन है। क्योंकि काइनेमेटिक्स हमसे ये कहता है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन पे होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है। अगर कोई बॉडी वन डायमेंशन मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए या फिर उसके अपोजिट होना चाहिए। लेकिन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियस यानी कि टुवर्ड सेंटर होती है। तो पहले हम लोगों ने, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन करने से पहले आप ये क्लियरली देख लीजिए कि एक्सेलरेशन कितना है और किधर है। कितना तो छोड़ दो आप, वो तो न्यूमेरिकल से भी हो जाएगा, बट किधर की तरफ है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ना, रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए एज पर द सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जितने भी सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स आप देखोगे उनमें एक्सेलरेशन मुझे पहले से पता है, काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा तो है नहीं, काइनेमेटिक्स पहले पढ़ा है फिर न्यूटन लॉ की तरफ आए हम लोग। तो उस काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने यही स्टडी किया था कि यार एक्सेलरेशन जो होता है ना वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल होता है अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो। अदरवाइज एक और एक्सेलरेशन हो जाती है, वो है टेंजेंट के अलॉन्ग, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह देते हैं। और जब एक्सेलरेशन हो गया, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, वो चाहे सर्कुलर मोशन की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो, किसी भी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन हो, तो आप ये स्टेटमेंट ध्यान रखो, ये न्यूटन लॉ की स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि बॉडी तभी एक्सेलरेट कर सकती है जब उसके ऊपर एक नेट फोर्स काम करे। तो एक्सेलरेशन होने का मतलब नेट फोर्स नॉन जीरो।
मतलब कि फोर्सेस बैलेंस नहीं करने हैं आपको। तो बैलेंस नहीं करना है तो फिर क्या करना है? तो फिर ये करना है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालिए और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करिए। ये सब काम करना है आपको। अब आप ध्यान से समझना, तो ऐसा नहीं है कि हमको सर्कुलर मोशन अलग से पढ़ने की कोई जरूरत है। न्यूटन अपने सब लॉ में बहुत क्लियरली स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम लोग उस स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। अब सेकंड वाली फिगर देखो, इसमें नॉर्मल ऊपर, ठीक, सरफेस की वजह से, mg नीचे, दो फोर्सेस नॉर्मल और mg। करना क्या है इनके बीच में? बैलेंस करना है या फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके किसी से कंपेयर करना है? थर्ड फिगर में तो साफ साफ कह रहे हैं कि मार्बल इज रेस्टिंग, बैलेंस। और वो भी कहां पर? स्टेशनरी सरफेस पे। तो बैलेंस हो गया, फिर तो वो चल ही नहीं रहा, इसका मतलब मार्बल रेस्ट पे है। तो फिर तो हम कह देंगे नॉर्मल बराबर mg है, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे को। लेकिन इसके बाद वाले फिगर में देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, mg वाली फोर्स नीचे की तरफ, लेकिन बॉडी रेस्ट पे तो है नहीं, उसमें मोशन है, वेलोसिटी है, और वो भी ये सर्कुलर पाथ पर है। तो किधर हुआ इसका एक्सेलरेशन? थर्ड फिगर में, लास्ट सॉरी फोर्थ फिगर में किस तरफ होगा इस बॉडी में? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या दिखाई जाए? राइट साइड। सर अब ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में नहीं सर, Upward. सर अपवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के 90 डिग्री पे दिखेगा आपको। तो एक्सेल, और वो भी सर्किल के सेंटर की तरफ दिखना चाहिए। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर हुआ, तो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ इसमें? सर नॉर्मल। अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो फोर्स कौन सी ज्यादा हुई? नॉर्मल। तो आप लिखो नॉर्मल माइनस mg, ये हो गया नेट फोर्स, और इसको कह देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अलग बात है कि आप एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दो v²/r से, वो एक सेपरेट पार्ट है, वो न्यू। तो आप जब ये ना इसको सब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के एंगल से देखते हो तो कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूजन का पॉइंट है, मैं कह रहा हूं आप सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को किनारे कर दो, उनसे कोई मतलब ही नहीं हमें। मैं तो एक नॉर्मल सी बात कह रहा हूं कि आप बॉडी की ऑब्जर्वेशन करें, उसके ऊपर फोर्सेस दिखाएं, और जिधर एक्सेलरेशन है उस तरफ की फोर्स को हमेशा ज्यादा कर दो, और नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन कर दीजिए। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, कोई जरूरत नहीं मुझे सेंट्रीपिटल फेंट्रीपिटल की, उसके नाम उसका कोई मतलब ही नहीं मेरे को। लेफ्ट साइड देखिए, एक और बॉटम पर लेफ्ट साइड, इसके अंदर हमने किसी थीटा एंगल पर मान लिया ब्लॉक को, है ना, ऑब्जेक्ट सेट थीटा एंगल मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें फोर्सेस कैसे दिखाओगे? थीटा एंगल पर है तो कैसे फोर्सेस दिखाएं? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है जी। और मान लेते हैं कि ये इस मोमेंट पर देखिए, अब मार्बल ऑफ मास m इज एट वेलोसिटी v एट सम एंगुलर पोजीशन ऑन द स्टेशनरी हेमीस्फीयर। तो मोशन तो अभी भी सर्कुलर ही होगा ना, मोशन तो अभी भी सर्कुलर होगा। अब ध्यान से देखना, मोशन अभी भी सर्कुलर है ये, लेकिन एक्सेलरेशन किधर होगा? इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होना चाहिए? ये टुवर्ड सेंटर होगा। टुवर्ड सेंटर होगा। तो अब आप समझो, अब इस कंसेप्ट को ध्यान से बनना, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, मतलब आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देख लिया। तो मैंने क्या कहा कि जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी ना, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी वो हमारे लिए एक डायमेंशन हो जाएगी फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए। तो एक डायमेंशन ये हो गई, मतलब रेडियस की तरफ, और अगर एक डायमेंशन रेडियस की तरफ हो गई तो दूसरी डायमेंशन फिर ऑटोमेटिकली किधर होनी चाहिए? टेंजेंट की तरफ। क्योंकि हमेशा आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए होते हैं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए आपको दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए होगी, जिसमें से आप एक को एक्स एक्सिस कह दो, एक को वाई एक्सिस कह दो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देख ली। अब आप एक सिंपल सा स्टेटमेंट ध्यान रखो, सिंपल सा स्टेटमेंट, राइट हैंड साइड सेज दैट m into a and left hand side says that which force is parallel to this direction of acceleration। अब आप बताओ, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, यहाँ दो फोर्सेस लगी हुई हैं, एक mg की फोर्स और एक नॉर्मल की फोर्स। मुझे आप खुद देख करके बताओ, mg और नॉर्मल में से कौन सा ऐसा फोर्स आपको दिख रहा है जो एक्सेलरेशन के पैरेलल चल रहा हो, मतलब पैरेलल टू द ए चल रहा हो? सर mg cos थीटा आएगा, mg mg cos आएगा। थीटा।
और नॉर्मल भी आएगा। देखिए अभी फिलहाल mg जो है, जो डायरेक्शन ऑफ mg है वो a के पैरेलल तो है नहीं, mg की डायरेक्शन नीचे जा रही, लेकिन क्या कोई इसका कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो a के पैरेलल हो जाएगा? क्या mg का कोई कंपोनेंट ऐसा होगा जो a के पैरेलल होगा? तो बिल्कुल Cos होगा। theta. हाँ, तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्या करोगे? लेफ्ट साइड करो mg cos थीटा। और एक्सेल और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में देखो, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ए के पैरेलल है, मतलब एक्सेलरेशन के तो पैरेलल ही चल रहा, दोनों सेम लाइन पर आ गए। नॉर्मल और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन अपोजिट है, लेकिन अपोजिट साइड पर है। तो हम नॉर्मल को क्या करेंगे? mg cos थीटा में से सब्ट्रैक्ट, और अब ये इक्वेशन बन गई। अब आप अगले स्टेप पर चाहो तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल बराबर x, a को रिप्लेस करो v स्क्वायर बाई आर से। वो एक रिलेशन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रिलेशन है सर्कुलर मोशन में। mv स्क्वायर बाई आर पहले से लिख देने से कंफ्यूजन हो जाती है में। अगर आप पहले से ही mv स्क्वायर बाई आर माइंड में बिठाओगे ना तो कंफ्यूज कर जाओगे। आप उसको ना बिठाओ, आप सिर्फ एक लाइन पकड़े रहो, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ आपको पॉइंट? mg cos थीटा माइनस नॉर्मल कैसे हुआ, क्लियर हुआ आपका ये? यस सर। Yes, sir. जी। इधर लास्ट वाली फिगर में सेम कंसेप्ट, एक बार फिर बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगे, कहीं नहीं फंसोगे जाकर के। लेकिन अगर आप चाहोगे कि इसको याद कर लें और रट लें तो यार उसको सोल्यूशन ही नहीं है उसका। चलिए, इसमें भी mg और नॉर्मल ये दो फोर्स हो गए। बॉडी सर्कुलर मोशन में है, बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो आपको ये फैक्ट एडवांस में पता होना चाहिए कि यार एक्सेलरेशन तो इसका सेंटर की तरफ होगा, यानी ये डायरेक्शन है ए का टुवर्ड सेंटर। और ये हम नहीं कह रहे, ये काइनेमेटिक्स में प्रूफ किया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर के टाइम पर ये प्रूफ किया गया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो टुवर्ड सेंटर होता है। और मुझे सिर्फ न्यूटन लॉ की वर्डिंग्स को समझना था कि m इंटू ए तो कर दिया, अब आप सिर्फ ये देखो एक्सेलरेशन के पैरेलल फोर्स देख लेते हैं। तो आप डायग्राम देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जो एक्सेलरेशन है इसके पैरेलल में कौन सा फोर्स चल रहा है। तो इस ए के पैरेलल और उसी की डायरेक्शन में, ए के पैरेलल और उसी की डायरेक्शन में नॉर्मल है, ए के पैरेलल भी है और उसकी डायरेक्शन में भी है, तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे। और mg का कोई कंपोनेंट उसके अपोजिट चला जाएगा, कौन सा? mg का Cos theta. mg रिजॉल्व होगा यहाँ पर, तो माइनस, अब mg को आप रिजॉल्व करेंगे तो mg का एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन के पैरेलल चलेगा। ये जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट आएगा, mg का कंपोनेंट, और वो mg cos थीटा आएगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड पर आएगा, इसलिए वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। माइनस mg cos थीटा, आखिरी में a को v स्क्वायर बाई आर से रिप्लेस कर दो, तो नॉर्मल बराबर mg cos थीटा प्लस m v स्क्वायर बाई आर। क्लियर? इतना एग्जांपल्स क्लियर हुए आपको नॉर्मल को लेकर के? यस सर। Yes, sir. तो ये देखो, दो ही तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, या तो ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पे होगा या फिर सर्कुलर सरफेस पे होगा। तो प्लेन सरफेस वाले एग्जांपल भी आपको बताए और सर्कुलर सरफेस वाले, कर्व सरफेस वाले एग्जांपल भी आपको बता दिए। आप ये बात अगर समझ जाओगे ना कि एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ये, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सुनने में लगता है कि हम सबको आता है। सच्चाई ये है बच्चा कि यही नहीं आता आपको। आपको यही नहीं समझ में आता कि आपको जब आप एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लिखते हो, तो वो जो एफ नेट है उसमें कौन कौन से फोर्स इंक्लूड करने हैं और किनको इंक्लूड नहीं करना है। तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए में सिर्फ उन फोर्सेस को इंक्लूड करिए या उन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करिए जो पैरेलल टू एक्सेलरेशन है, और किनको एक्सक्लूड करना है? उनको जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। पैरेलल टू ए इंक्लूड करना है, परपेंडिकुलर टू ए एक्सक्लूड करना है आपको, छोड़ दीजिए उसको। सिंपल सी थ्योरी है। और जब सर्कुलर मोशन आ जाए तब भी यही काम करेंगे, बस ए को रिप्लेस कर देना वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर से, क्वेश्चन डन हो जाएगा आपका। नाउ नॉर्मल्स पढ़ लिए हम लोगों ने, ये सब नॉर्मल कैसे कैलकुलेट होता है तो आप
तो इतने एग्जाम्पल में बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि नॉर्मल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी अलग अलग सिचुएशन में। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, ये तो फंडामेंटल्स बता रहा हूँ आपको, ये सब बेसिक्स हैं चैप्टर की, फंडामेंटल्स हैं, फिर जो और थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, बट बेसिक पॉइंट्स हमारे क्लियर होने चाहिए पहले। टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग के बारे में आते हैं, तो इसके बारे में 3 बातें हैं बेसिकली, हर फोर्स के बारे में 3 बातें हैं। नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब आपको स्ट्रिंग को पकड़ना पड़ेगा, बिना पकड़े आप टेंशन फोर्स नहीं लगा सकते। दूसरा, नेचर वाइज आप सबको पता है कि ये पुलिंग फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स एंड अलोंग द स्ट्रिंग। ये 3 पॉइंट्स हैं, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग तीसरा पॉइंट हो गया, पुलिंग फोर्स होता है नेचर में और कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बस इतना सा कंसेप्ट आपको समझना है। तो आप जरा देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके हिसाब से देखिए। आप लेफ्ट साइड का एग्जांपल जहां संजू पुल कर रहे हैं, तो ये किधर की तरफ पुल कर रहे हैं, मतलब अगर हम इनमें फोर्सेस को ड्रॉ करना चाहें तो आप टेंशन फोर्स कैसे दिखाते हो, क्या डायरेक्शन होता है। तो ये जो पर्सन है, ये जो रोप को खींच रहा है, इसका पुल लेफ्ट साइड है, मतलब ये इसको लेफ्ट साइड पर पुल कर रहा है। तो आप कहोगे कि दिस इज द पुल बाय संजू। अब ये संजू का पुल किसके ऊपर है, वो किस चीज को खींच रहा है? थोड़ा सा हम आप लोग रिस्पॉन्ड करें यार, मतलब थोड़ा सा इंटरेक्ट करो बेसिकली, मतलब क्योंकि हमको भी मालूम चले। तो ये स्ट्रिंग को खींच रहा है। तो पुल बाय संजू ऑन स्ट्रिंग है ना, पुल बाय द संजू ऑन स्ट्रिंग। तो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करिए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के हिसाब से, कि अगर पुल पुल मतलब फोर्स हो गया, पुल मतलब एक फोर्स है, तो फोर्स बाय संजू ऑन स्ट्रिंग है, तो उसका एक रिएक्शन आने लगेगा, हर एक फोर्स का रिएक्शन होगा, तो इसका रिएक्शन अपोजिट साइड पर आएगा, मतलब आप इसका रिएक्शन राइट साइड दिखाएं, और ये राइट साइड पे जो रिएक्शन दिखाएंगे ये हम कहेंगे कि दिस इज द पुल बाय स्ट्रिंग, उल्टा हो जाएगा, एंड ऑन दैट पर्सन संजू, उल्टा हो जाएगा, बाय और ऑन पलट जाएंगे, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। एंड दिस पुल बाय स्ट्रिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, पुल बाय द स्ट्रिंग, इसी चीज को हम नाम देते हैं टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, कैपिटल टी। तो इसको आप कैपिटल टी से डिनोट कर दीजिए। और मान लेते हैं कि जो संजू का पुलिंग फोर्स है वो सपोज करो आपका 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन की फोर्स है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के 50 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो इस टी और इस 50 में क्या रिलेशन बन रहा होगा, टेंशन में और 50 में रिलेशन क्या बन रहा होगा जब ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल लॉ होंगे। हाँ इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा है, और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में मिलती हैं आपको, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होना चाहिए। तो बाय दिस लॉजिक टेंशन फोर्स इन दिस एग्जांपल विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन फर्स्ट केस में। टग ऑफ वार वाला गेम देखो आप, इस टग ऑफ वार वाले गेम में भी दोनों टीमें हैं, वो देख सकते हो एक दूसरे को खींच रहे हैं वो, तो ये एक दूसरे की तरफ पुल करेंगे। जो टीम ए है वो अपना लेफ्ट साइड खींच रही है, पुल बाय द टीम ए टू द लेफ्ट साइड एंड पुल बाय द टीम बी टू द राइट साइड, ये दोनों का अपना अपना गेम है। तो लेफ्ट साइड पर पुल बाय टीम ए और लेफ्ट साइड पर पुल बाय टीम बी, क्या ये एक्शन रिएक्शन है? क्या ये फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शंस हैं? नो सर। क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है? देखिए पुल बाय सर ए, जो हाँ बोलो। पुल बाय ए होगा सर, वो स्ट्रिंग पे जो टेंशन लगेगा वो दोनों हैं सर। राइट, बिकॉज 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 टीम ए टीम बी को थोड़ी खींच रही है, टीम ए इज पुलिंग द रोप, तो पुल बाय ए इज ऑन द स्ट्रिंग एंड पुल बाय बी इज ऑल्सो ऑन द स्ट्रिंग, सो बोथ आर पुलिंग द स्ट्रिंग। एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पर नहीं हो सकते, टीम ए का फोर्स भी स्ट्रिंग पर और टीम बी का फोर्स भी स्ट्रिंग पर, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते, भले ही अपोजिट साइड पर है। ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो लोग क्या होता है कि अपोजिट फोर्स देखते ही उसको एक्शन रिएक्शन मान लेते हो। अरे भाई एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी सेम बॉडी के ऊपर लग ही नहीं सकता। लेकिन जो ये पुलिंग फोर्स लगाएंगे ना, मतलब पुल बाय ए एंड पुल बाय बी जो होगा, उसके अपोजिट उनका रिएक्शन स्ट्रिंग में अपीयर होगा एज अ टेंशन फॉर्म।
कि जो ए वाले का पुल है उसका रिएक्शन स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स के फॉर्म में आएगा, और जो बी वाले का पुल है उसका रिएक्शन स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स के फॉर्म में आएगा। तो टेंशन फोर्स को आप ये भी कह सकते हो कि टेंशन फोर्स रिएक्शन होता है, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग का रिएक्शन है जब हम लोग स्ट्रिंग को पुल करेंगे। हम लोग या किसी भी वजह से अगर आप स्ट्रिंग को खींचोगे तो स्ट्रिंग को जब हम पुल करेंगे तो वो उसके रिएक्शन में हमारे ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो टेंशन फोर्स कहलाएगी, और इसको हम टी और इधर भी टी, मतलब इसको हम टेंशन ऑन ए का नाम दे देते हैं और इधर की तरफ टेंशन ऑन बी का नाम दे देते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज बेसिकली द रिएक्शन बाय स्ट्रिंग व्हेन दैट स्ट्रिंग इज पुल्ड एक्सटर्नली। उसको आप बाहर से खींचो, पकड़ के इसको खींचो, किसी भी रस्सी को खींचोगे तो उसका जो रिएक्शन है उसको हम टेंशन फोर्स का नाम दे रहे हैं। सर जी तो ये इसमें जो टीम बी वाला केस है, इसमें अगर कोई पूछ दे कि टेंशन कितनी स्ट्रिंग में, तो क्या बोलेंगे सर? आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं आप। देखो मैंने क्या कहा, अभी मैं तो डायरेक्शंस बताऊंगा ना। अभी आपको पिछले एग्जांपल में मैंने नॉर्मल की वैल्यूज निकालना बताया है ना, जी तो ऐसे ही मैं अभी टेंशन की वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा आपको कि टेंशन निकालेंगे कैसे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये लर्न कर रहे हैं कि डायरेक्शंस क्या होंगी। अभी हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि डायरेक्शंस क्या होंगी और टेंशन फोर्स होता क्या है, ये समझ रहे हैं अभी। ठीक है जी बच्चे, कि वैल्यू कितनी होगी वो हम, क्योंकि किसी भी फोर्स की वैल्यू निकालना है अगर आपको ना, किसी भी फोर्स की, तो फिर आपको वो न्यूटन लॉ लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और न्यूटन लॉ लगाने का मतलब हमको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से लेंगे, फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि बॉडी रेस्ट पे है कि एक्सेलरेट हो रही है, और उसके हिसाब से हम न्यूटन लॉ पे जाएंगे। किसी भी फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो वो न्यूटन लॉ के 3 स्टेप्स के थ्रू ही निकलेगा। कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, कोई जल्दीबाजी वाला मेथड नहीं है। ठीक है बच्चे, तो पहले डायरेक्शन देख लो अच्छे से, पहले डायरेक्शन देख लो, उसके बाद ये जी पीटर वाला देखो, इनको गिफ्ट मिला है अमेजोन की तरफ से, तो ये खींच रहे हैं उसको। ठीक है जी, तो ये जो पर्सन है जिसको हमने पीटर लिखा हुआ है, इनका फोर्स इस तरफ है राइट साइड पर। सो पीटर इज पुलिंग द रोप विथ अ फोर्स ऑफ कैपिटल एफ। तो जब आप एक रस्सी खींचोगे ना तो रस्सी आपको रिएक्ट जरूर करेगी, रस्सी जो होता है वो रिएक्ट करती है, और उसी रिएक्शन को ही आप कह दो, मतलब ये स्ट्रिंग पीटर के ऊपर लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगी एज अ रिएक्शन ऑफ पुलिंग फोर्स एफ, और इसको आप कैपिटल टी कह दीजिए। ये अलग बात है कि टी और एफ बराबर होंगे, किस लॉजिक से, टी और एफ को किस लॉजिक से बराबर किया जा रहा है। एक्शन रिएक्शन पे। हाँ देखो, इस चैप्टर में जो कुछ भी आप लिखो, दुनिया में कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो, तो उसके पीछे या तो न्यूटन थर्ड लॉ होना चाहिए, या उसके पीछे न्यूटन सेकंड लॉ होना चाहिए, या उसके पीछे न्यूटन फर्स्ट लॉ होना चाहिए। तो जब भी आप इक्वेशन लिखें, अपने मन में ये पूछ लें कि यार ये किस बेसिस पर मैंने लिखा है। इंट्यूशंस के बेसिस पर कुछ ना करना, आपके मन में जो ख्याल आते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी आप लोग न्यूमेरिकल को ऐसा भी करते हो यार कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, सोच लेते हो। तो भाई आपको क्या लग रहा है और क्या होगा इसको छोड़ दें, आप किनारे कर दें, क्योंकि हमें हर समय सही चीजें नहीं लगती ना। भाई मेरे मन में आ रहा है कि टीम ए जीत जाएगी, अरे यार आपको लग रहा है ऐसा, साइंस लगने के ऊपर तो काम करती नहीं है। सो मैं जब भी कुछ लिखूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि ऑन विच बेसिस, टी इक्वल टू एफ क्यों, तो न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा, स्ट्रिंग का रिएक्शन क्या सिर्फ एक ही साइड पे होता है कि दोनों साइड पे होता है, ये भी क्वेश्चन है। क्या स्ट्रिंग सिर्फ इस पीटर को ही रिएक्ट करेगी या उस बॉक्स को भी रिएक्ट करेगी, अमेजोन वाले बॉक्स को भी रिएक्ट करेंगे हम लोग। दोनों साइड होगा। दोनों साइड होता है, तो स्ट्रिंग का रिएक्शन दोनों तरफ की रहेगा, यानी ये इस अमेजोन वाले बॉक्स पर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी टेंशन लगाएगा, कैपिटल टी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या दोनों तरफ सेम टेंशन फोर्स आएगी। ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्ट्रिंग का रिएक्शन राइट वाली एंड पर और स्ट्रिंग का रिएक्शन लेफ्ट वाली एंड पर बराबर बराबर आएगा। तो ये फिर डिपेंड करता है स्ट्रिंग के मास के ऊपर, स्ट्रिंग के मास के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग अपने सिलेबस में आइडियल स्ट्रिंग्स ज्यादा पढ़ते हैं, जानते हो, हम लोग अपने सिलेबस में आइडियल स्ट्रिंग्स पढ़ते हैं, और आइडियल स्ट्रिंग्स के बारे में ऐसा माना जाता है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, आइडियल स्ट्रिंग रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि जो चीज रियल लाइफ में है वो आइडियल नहीं हो सकती कभी, कुछ ना कुछ तो कमियां सब में है। तो आइडियल स्ट्रिंग के बारे में आप क्या कहते हो कि उसका मास 0 होता है,
और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक्सटेंसिबल होती है और उसके अलावा वो कभी भी ब्रेक नहीं कर सकती। जबकि रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आप मोटी से मोटी रस्सी को ब्रेक कर सकते हो, चाहे जितनी मोटी रस्सी लेके आओ, हाथी को लटका दो रस्सी से, एक हाथी से काम नहीं बन रहा, 5 हाथी लटका दो, रस्सी टूटेगी तो है ही है। बट हमारा आइडियल स्ट्रिंग का मतलब आप जितना मर्जी फोर्स लगाइए वो टूटेगी ही नहीं, ना वो खींचेगी ना वो टूटेगी, और उसमें मास 0 है। ऐसी कंडीशंस में टेंशन फोर्स दोनों तरफ बराबर होती है। मतलब आइडियल स्ट्रिंग का मतलब ये है जो सबको एक जैसा ट्रीट करे। कौन आइडियल होता है भाई? भगवान राम आइडियल थे। तो आइडियल स्ट्रिंग का मतलब जो सबको एक नजर से देखे, यानी स्ट्रिंग जितना टेंशन फोर्स उस पीटर पे लगा रहा है उतना ही टेंशन फोर्स बॉक्स पे भी लगाए, सेम रिएक्शन ऑन बोथ साइड। तो ये स्टेटमेंट अब आप ध्यान रखना कि आइडियल स्ट्रिंग के अंदर जी सर ये वाली चीजें फिर समझा दीजिए। मतलब जब टी आपका इस मतलब एफ की वजह से लग रहा है सर, तो बॉक्स के मतलब बॉक्स से ऑपोजिट साइड कैसे लग रहा है सर? ये चीज समझ में नहीं आती मुझे कैसे बॉक्स की वजह से सर। मतलब इधर पे टी आपका लेफ्ट साइड लग रहा है जब आदमी इधर से खींच रहा है, और सर जब वो बॉक्स के साइड से देख रहे हैं तो वो राइट साइड लग रहा है सर। मतलब बॉक्स के साइड तो कोई फोर्स है नहीं, तो किस चीज को रिएक्ट कर रहा है वो? नहीं, बॉक्स के साइड फोर्स है वो हमको दिखता नहीं है, एक्चुअली इनविजिबल फोर्स होता है। आपको इस ऊपर वाले एग्जांपल में, संजू वाले एग्जांपल में समझाता हूँ। एक्चुअली जब हम रस्सी को खींचेंगे ना, तो ये जो दीवार होती है ये इस रस्सी को अपनी तरफ खींचती है, मतलब वो दिखता नहीं है हमको, बट इनविजिबल तरीके से रस्सी के दूसरे एंड पर ये दीवार खींच रही है इसको अपनी तरफ। क्योंकि अगर दीवार अपनी तरफ नहीं खींचेगी तो रस्सी को लेकर के आप चले नहीं जाओगे। सर इनर्शिया। इनर्शिया नहीं बच्चा, फोर्स का ट्रांसमिशन। सर ये तो उस केस में होगा ना कि मतलब जब फोर्स हमने यहाँ पे एफ लगाया इस साइड से, तो उधर भी एफ उस साइड लगना चाहिए, तो उस केस में टी बराबर होगा दोनों साइड से। तो उसी को तो आइडियल कह रहा हूँ यार मैं, आइडियल मास तो उसी को कह रहा हूँ मैं। आइडियल मास का मतलब ही तो मेरा आइडियल केस तो वही कह रहा हूँ ना, रियल लाइफ में तो आइडियल होगा नहीं। तो मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो तो ये जो हम कह रहे हैं कि 50 न्यूटन से ये पर्सन मान लो इस रस्सी को खींच रहा है, तो जब आप रस्सी को खींचोगे तो रस्सी से अटैच जो वॉल है वो वॉल भी रस्सी को अपोजिट साइड पर खींचेगी। पुल बाय वॉल ऑन द स्ट्रिंग होना चाहिए। अच्छा, अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरा हर एक चीज लॉजिकल है, मैं कोई भी चीज मन से नहीं कह रहा अपने। फर्स्ट फिगर में रस्सी रेस्ट पे है कि एक्सेलरेट कर रही है, आप ये बताइए। फर्स्ट फिगर में ये जो पोर्शन रस्सी का देख रहे हो जो दीवार और पर्सन के बीच में है, ये स्टेशनरी रोप है या फिर एक्सेलरेटिंग रोप है? आप आंसर दें इसका, और फिर मैं बताऊं कि क्या आंसर बनेगा, बताइए। स्टेशनरी रोप है तो आप लॉ लगाओ ना। मैं कह रहा हूं हम लोग बातों में क्यों करें, लॉ लगाइए। स्टेशनरी रोप है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 आना चाहिए। तो उस रस्सी पे टोटल फोर्स कैसे 0 होगा जबकि हम तो खींच रहे हैं उसको? तो अगर हम लोग उस रस्सी को खींच रहे हैं और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि उस पर नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब कोई और भी उस रस्सी को खींच रहा होगा। अगर हम एक स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं और उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, तो मैं तो सिर्फ लॉज की बात करूंगा। मैं हम लोग वैसे कोई भी बात नहीं करने वाले, लॉज की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ पे आ जाओ। सर लेकिन ये जो बॉक्स वाले साइड है सर, नीचे वाला, इसमें तो मूव करेगा ना सर? मतलब अरे बच्चा बता रहे हैं, एक मिनट सुनो तो पहले। मैं वॉल वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यस सर। तो ये तो समझ आ रहा है कि वॉल भी खींचेगा, उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए जी। तो कितने फोर्स से खींचेगा दीवार? अच्छा ये बताओ, दीवार कितने फोर्स से खींचेगा? आप ये मुझे इसका आंसर दो। संजू 50 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो दीवार कितने फोर्स से खींचेगा जबकि वो रस्सी एक्सेलरेट नहीं कर रही है? जो भी आंसर आप देंगे वो या तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के बेसिस पे होना चाहिए, या सेकंड लॉ के बेसिस पर, या थर्ड लॉ के बेसिस पे होना चाहिए। बताएं इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी। कितना, मतलब नंबर्स के फॉर्म में बताओ ना। 50 न्यूटन से राइट साइड। 50 न्यूटन होगा राइट साइड पर। तो अगर ये दीवार रस्सी को 50 न्यूटन से राइट साइड खींचेगा तो रस्सी रिएक्ट तो करेगी। रिएक्ट करने का मतलब वो उसके अपोजिट साइड पर टेंशन फोर्स लगा देगी, उतना ही टेंशन फोर्स। अच्छा अब आइए जरा इस बॉक्स वाले एग्जांपल में। ठीक है चलो बॉक्स वाले एग्जांपल पे आओ। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोगों ने इस स्ट्रिंग को क्या माना है बताओ। अच्छा इस स्ट्रिंग को क्या माना है? मासलेस माना है कि इसमें मास माना है? मासलेस।
न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कहा जाता है, मैं यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ। हम क्या कहते हैं कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इमेजिन करो एक ऐसी बॉडी जिसका मास 0 है, अ बॉडी ऑफ 0 मास। अ बॉडी ऑफ 0 मास का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए उसके ऊपर। आप एक्सेलरेशन को भूल जाओ, एक्सेलरेशन है या नहीं है वो फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आपने मास को 0 कह दिया है तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। समझे बच्चा? जो भी आर्ग्यूमेंट दीजिएगा लॉ के बेस पे दीजिएगा, क्योंकि लॉ के बेस पर आर्ग्यूमेंट देंगे तो वो सही आर्ग्यूमेंट है, न्यूटन की लॉज है वो। तो नेट फोर्स 0, यानी कि रस्सी पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, रस्सी के ऊपर। तो ये कैसे हो सकता है जबकि पीटर तो खींच रहे हैं उसको? तो रस्सी पर नेट फोर्स कैसे 0 होगा? किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स कैसे 0 होगा? अगर पीटर की वजह से राइट साइड फोर्स एफ लग रहा है तो इसका मतलब ये बॉक्स इनडायरेक्टली उस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा होगा। कितनी फोर्स के साथ? एफ के साथ। और इन्हीं के रिएक्शन से अपीयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंशन फोर्सेस, इसीलिए दोनों तरफ टेंशन फोर्स बराबर कही जा रही है। क्लियर हुआ पॉइंट अभी? जी सर। अगर रस्सी में मास होता तो सर फिर कुछ मतलब डिफरेंस आ जाता है इसमें। राइट वाला टेंशन और लेफ्ट वाला टेंशन बराबर नहीं होता। जी सर। जी बिल्कुल सही है, यही इसी को क्वेश्चंस कर रहे हैं। सिर्फ लॉज अप्लाई करो, मैं सिर्फ कह रहा हूं आपसे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो आप एग्जांपल, क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग। फर्स्ट वाले फिगर में ये जो पर्सन है एम मास का, वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रस्सी पे लटका हुआ है, ना तो ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही। देखिए रस्सी में टेंशन फोर्स तब आएगी जब पहले आप उसको खींचो, आप खींचोगे तब उसमें टेंशन आएगी। अरे आपको टेंशन कब होती है ये बताओ? बैठे बैठे टेंशन हो जाती है आपको बिना किसी वजह से, मतलब कोई रीजन नहीं टेंशन हो जाएगी? सोचो आप भाई, एक पर्सन को अपनी लाइफ में टेंशन कब होती है? जब कोई प्रॉब्लम आती है, कि ऐसे ही सब कुछ बढ़िया चल रहा है और उसके बावजूद भी आप टेंस हो जाते हो। तो रस्सी के साथ भी वही है, रस्सी रस्सी में टेंशन कब होगी? जब कोई रस्सी में डिस्टर्बेंस है। दैट मीन्स पहले हम रस्सी को खींचे तो कभी कभी आप पुलिंग फोर्स लगाते हो और कभी हमने मान लो कोई चीज लटक गई उसके ऊपर, तो लटक गई तो ठीक है, लटकने का मतलब क्या हुआ? इस पर्सन का वेट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और पर्सन का वेट जो नीचे की तरफ आएगा यही तो रस्सी को नीचे खींचेगा ना, मतलब रस्सी ग्रेविटी की वजह से खींचेगी। तो mg का फोर्स जो है, दिस इज नाउ पुलिंग द रोप, दिस mg विल पुल द रोप। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पहले आपको ये देखना कि रस्सी को खींच कौन रहा है, तो आंसर मिला है mg। तो रस्सी ने रिएक्ट करना चालू कर दिया, उसके बराबर रिएक्ट कर दिया इधर की तरफ, और उसने एक टेंशन फोर्स टी लगा दिया इसके ऊपर। अब रिलेशन क्या बनेगा इनमें, आप खुद देख लो, अभी आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। टी बड़ा है कि mg बड़ा है? पर्सन रेस्ट पे है, बताएं। सेम होंगे। हो गया ना आंसर आपका? लॉ के अकॉर्डिंग टेंशन बराबर mg। जी सर। सेकंड फिगर में पर्सन ऊपर से चढ़ रहा है एक्सेलरेशन से, क्या बन जाएगा? सब कुछ वही रहेगा, सारी कंडीशंस वैसी काम करेंगी। पर्सन के ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर और पर्सन के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स नीचे। अब बताओ क्या लिखोगे, इनमें से बड़ी फोर्स कौन सी होगी? सर टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। हो जाएगा बच्चा, आप सिर्फ लॉ पे चाहिएगा, मैं बता रहा हूँ कभी नहीं फंसोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। आप इंट्यूशंस के बेसिस पे वर्क करना छोड़ दो, लॉज के बेसिस पे वर्क करना शुरू कर दो। ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, एमए चाहिए होगा, और जिधर एक्सेलरेट करे उस तरफ हमेशा बड़ा फोर्स होना चाहिए। ऊपर एक्सेलरेट करने का मतलब टी ज्यादा है, तो फिर हम कह देंगे टी माइनस एम जी बराबर एम ए। क्लियर हो गया पॉइंट आपका? बोलो भाई, आप समझ पा रहे हो यहाँ तक? दो यस सर। हाँ तो अच्छा, और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये टार्जन वाला एग्जांपल है, ठीक है जी। ये टार्जन वाला एग्जांपल है, मतलब वो रस्सी पकड़ के झूला झूल रहे हैं। तो जब आप रस्सी पकड़ के झूला झूलो, थीटा एंगल से स्टार्ट कर रहे हो विद वेलोसिटी v, हमने ये माना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, समहाउ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम फोर्सेस कैसे दिखाएंगे, और यहाँ पर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन दिखानी है, टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, ये सब चीजें कैसे करेंगे? तो आप देखो इसके ऊपर फोर्सेस क्या आएंगी। हमको घबराना नहीं है यार, इसमें परेशान ना होइए आप।
हम सिर्फ एक स्टेप पर चलते हैं, बेसिकली फंडामेंटल स्टेप की तरफ आते हैं। तो फंडामेंटल स्टेप पर हमने यहाँ पर एक mg की फोर्स दिखाई और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स दिखाएंगे ऊपर। ये दो बेसिकली फंडामेंटल फोर्स हो गई आपकी, और सिर्फ अपने लॉ को फॉलो करना है, mg और टेंशन फोर्स ये दिखाओ। और ये सर्कुलर मोशन करेगा। जब आप किसी स्विंग करेंगे ना पेंडुलम की तरह, तो पेंडुलम की तरफ करेंगे तो ये सर्कुलर मोशन हुआ। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, ये याद कर लो, टुवर्ड सेंटर होगा। टुवर्ड सेंटर होगा। टुवर्ड सेंटर होने का मतलब कि जहां से वो रस्सी बंधी हुई है वहां होगा, होगा। जी सर। मतलब ये जो ग्रीन एरो बना रहा हूँ, ये ग्रीन एरो एक्सेलरेशन हो गया। जो ग्रीन एरो है उससे आप कह सकते हो कि बॉडी में एक्सेलरेशन है इस तरफ। तो क्या इक्वेशन बना दिया, बताओ अपने आप। T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। राइट, ma हो गया। और आप देखो कि एक्सेलरेशन के पैरेलल फोर्स कौन सा है, तो साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन के पैरेलल में टेंशन है, और mg का कंपोनेंट उसके अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस mg cos थीटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज, बताओ भाई, बाकी लोग भी बताएं यार थोड़ा सा, क्योंकि आप लॉजिक पकड़िए, फिर बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि क्वेश्चंस की कोई एंड नहीं होगी, क्वेश्चन अनलिमिटेड बना सकते हो आप, लेकिन हर क्वेश्चन में करने का तरीका उसका यही होगा। ये बात समझ में आई कि t माइनस mg cos थीटा ma के बराबर क्यों है, बोलो भाई। जी T सर। यस सर। अब इसमें a को हम क्या कर दें, a को रिप्लेस कर दें, सर्कुलर मोशन है तो आप कह दो कि t माइनस mg cos थीटा बराबर m इंटू एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर लो, v स्क्वायर बाई आर कर लो उसे। इतनी ही इक्वेशन बनती है। अच्छा मान लो यही टार्जन बॉटम पॉइंट पर आ गए, तो ये टार्जन v स्पीड से अपने बॉटम पॉइंट पर आ गए, तो बॉटम पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा, अब अपने आप समझिएगा, आप सर आपको वो mg हो जाएगा वो। हाँ जी, लॉजिक खुद मिल जाएगा तुमको, अगर ध्यान से पकड़ लोगे तो लॉजिक समझ जाओगे। हम कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बॉटम पर आ गया, तो जब ये बॉटम पर आ गया और v स्पीड से अभी भी चल रहा है, ये v स्पीड से अभी भी चल रहा है, तो अब हम खुद देख लेते हैं क्या बनेगा इस सिचुएशन पर, और ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आ जाएगी इससे। तो अब हम फोर्सेस जब दिखाएंगे तो फोर्सेस के नाम पर हम यहाँ पर टेंशन फोर्स दिखा देंगे यार, ऊपर ऐसे टी और नीचे की तरफ mg। क्या इक्वेशन बनाएंगे, और साथ में एक्सेलरेशन दिखाना पड़ेगा आपको, लेकिन एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है, यानी t कि माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। बन गया ना आंसर, देखो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, उसके अलावा आप यहाँ पर टी और mg दिखाओ। तो ये पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरे वाले पॉइंट पर मतलब एट बॉटम पॉइंट जब आ गए, तो एट बॉटम पॉइंट पे जाकर के आप ये कह देना राइट साइड का ma बराबर एक्सेलरेशन के पैरेलल t है और उसके एंटी पैरेलल में mg है, पैरेलल और एंटी पैरेलल देख लो, और a को फिर हम कर देंगे mv स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब क्या है कि टेंशन फोर्स कांस्टेंट चल रहा है या टेंशन फोर्स बढ़ता चला जा रहा है, क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है तो, थीटा के साथ। तो क्या इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज बढ़ कर रहा रहा है। सब है, बढ़ mg रहा है अभी, बढ़ रहा है। mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर था, और अब ये mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर हो गया, तो कौन सा टेंशन ज्यादा है, पहले वाला या फिर बॉटम वाला, सब बॉटम वाला। बॉटम वाला। इनफैक्ट यहीं पर मैक्सिमम टेंशन होता है बॉटम पॉइंट पर, पेंडुलम का मैक्सिमम टेंशन बॉटम पॉइंट पर होगा। आसान है बच्चा यार, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, और देखते हैं अभी ये कुछ एग्जांपल सर देखो। हाँ सर हाँ, जब ये चीज टॉप पॉइंट पे जाएगी तब भी थीटा जीरो होगा, तो कॉस थीटा तो उसके से भी सर जीरो होगा, लेकिन उधर पे मैक्सिमम नहीं होगा टेंशन। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स में मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अभी टॉप पॉइंट की बात हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये पेंडुलम वाला एग्जांपल मैंने लिया, कंप्लीट सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल नहीं लिया अभी, है ना। अभी मैं सर पेंडुलम की टॉप बात, पॉइंट कौन सा है? इनका कहना है कि पूरा सर्कुलर मोशन हो जाए, पूरा वो घूम जाए, तो वो एक अलग होगा ना। सर आप आएगा आंसर, हाँ बताओ। सर जैसे बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग टी है, पर सर टेंशन के मतलब स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे टेंशन लगता है सर, तो कैंसिल नहीं हो जाते हैं टेंशन? तो भैया दोनों एंड पे अलग अलग बॉडीज पे लगता है ना यार, एक दोनों तरफ सेम बॉडी कैसे, जैसे ये यहाँ पर रस्सी है, तो रस्सी के टॉप एंड पे तो पेड़ बंधा हुआ है, ट्री है वहां पर, और रस्सी के बॉटम एंड पे टार्जन है, तो एक टेंशन ट्री पे लगेगी, एक टेंशन इस टार्जन पे लगेगी, तो ट्री और टार्जन हाँ ठीक है। दो अलग लोग हैं ना यार, एक ही है ये। यस। हम्म। इधर देखो फटाफट एग्जांपल, पहले वाले फिगर में लेफ्ट साइड फिगर पे देखिएगा क्या बनाएंगे, लेफ्ट साइड फिगर में, तो लेफ्ट साइड फिगर में ये मास रेस्ट पे है गिया हुआ है, फोर्सेस क्या दिखाओगे, mg,
एक टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग में दिखाएंगे इधर T2 और एक टेंशन फोर्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में दिखाएंगे T1। अब करना क्या है इसमें, mg हो गया, T2 हो गया, T1 हो गया और ये मास रेस्ट पे है। कौन सा लॉ लगा दें, कौन सा लॉ अप्लाई कर दें? फर्स्ट लॉ लगेगा सेकंड सर। नहीं, नहीं रेस्ट नहीं नहीं सेकंड सर, अरे रेस्ट पे है भाई, रेस्ट पे है। सर फर्स्ट लॉ लगेगा क्योंकि कोई मोशन ही नहीं आ रहा। सेकंड होगा सर। सर सेकंड सेकंड मतलब उसमें एक्सेलरेशन सर क्या थर्ड थर्ड और फर्स्ट लॉ लगेगा, थर्ड और फर्स्ट लॉ। अरे भैया सर- मतलब फोर्स बैलेंस करोगे या F इक्वल टू ma करोगे, ये बताओ। सर बैलेंसिंग होगी रेस्ट पे। हाँ बस इतना कह रहा हूँ, बॉडी रेस्ट पे है तो बैलेंस करना है, तो T2 को रिजॉल्व करेंगे, T2 cos थीटा, और T2 को ऊपर की तरफ रिजॉल्व करेंगे, T2 sin थीटा, और इनको जस्ट बैलेंस सर- कर दो जी। सर तो सेकंड लॉ का पार्ट ये नहीं होता है कि F नेट 0 नहीं वैसे तो कह सकते हो कि जीरो जब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0? हाँ कह लो, लेकिन कहने को तो कह सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूटन की ओरिजिनल बुक के अंदर रेस्ट वाली बात उन्होंने फर्स्ट लॉ में लिखी हुई है। कहने को तो आप सेकंड लॉ से भी कह सकते हो। ठीक है सर तो हाँ। यहाँ पे फर्स्ट थर्ड लॉ दोनों लग रहे हैं ना। जी जी हाँ हाँ, तो इक्वेशंस ये बन जाएंगी आपकी, अरे T2 cos थीटा जो राइट हैंड साइड पर है ना, राइट वाला, वो बैलेंस कर देगा लेफ्ट वाले T1 को, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और वर्टिकल डायरेक्शन में T2 sin थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स mg के बराबर। तो इनसे हम T1 T2 दोनों निकाल सकते हैं। इनफैक्ट सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू बनेगी mg डिवाइडेड बाय sin थीटा, और T1 की वैल्यू बनेगी इसको सॉल्व करने के बाद mg इंटू कॉट थीटा। सही है, देखो बच्चे सही है। यस सर। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट पे है। ऐसे राइट राइट वाले फिगर में एक बॉडी रेस्ट पे है, तो इसमें भी ऐसे दिखाना है आपको। ये जो लेडी है, ये लेडी रस्सी पकड़ करके हैंग कर रही है और ये रेस्ट पे है, मतलब ये ऊपर भी नहीं जा पा रही, नीचे भी नहीं गिर रही, रेस्ट पे है। तो इस पर भी आप फोर्सेस बैलेंस करो, तो कैसे बैलेंस करेंगे आप देख सकते हो। किसको किसको रिजॉल्व करेंगे इसमें, इसमें जो लेडी वाला डायग्राम बन रहा है इसमें फोर्सेस किनको किनको रिजॉल्व कर दें। तो जो सर एक डब्लू होगा रिजॉल्व इसमें। W नहीं होगा, बॉडी रेस्ट पे है, करने को तो किसी को भी टेंशन को करेंगे, टेंशन को कर लेंगे। जी T2 करिए, इस तरफ T2 cos 10 डिग्री, और T2 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ T2 sin 10 डिग्री। ये तो टेंशन T2 का कंपोनेंट हो गया, और टेंशन T1 के कंपोनेंट्स कर देते हैं। तो 15 डिग्री एंगल है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर आप करोगे तो वो T1 cos 15 होगा। एंगल वगैरह आप चेक करते रहना, और लेफ्ट साइड का कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin 15 डिग्री। फोर्सेस को बैलेंस करो क्योंकि ये रेस्ट पे है न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो T1 sin 15 इक्वल टू T2 cos 10 डिग्री, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। वर्टिकल डायरेक्शन की बैलेंसिंग करते हैं तो T1 cos 15 प्लस T2 sin 10 डिग्री। सॉल्व नहीं करेंगे इसको, बस इक्वेशंस बनाएंगे, बराबर वेट ऑफ दैट लेडी ऑब्जेक्ट। सर अगर वेट को रिजॉल्व कर दिया तो सर तो एक ही स्टेप में हो जाएगा ना। तो वेट को रिजॉल्व किन दो डायरेक्शंस में करोगे आप, क्योंकि रिजोल्यूशन हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और T1 T2 परपेंडिकुलर नहीं आपस में। अच्छा अच्छा ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। अच्छा, मैंने रियल फिगर्स इसलिए आपके सामने प्रेजेंट किए हैं ताकि आपका माइंड विजुअलाइज कर पाए चीजों को। माइंड के विजुअलाइजेशन के लिए मैंने किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो लेफ्ट वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट वाला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन बड़ा फेमस, बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है ये, कि मान लो ये ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ये और ये ब्लॉक है, तो ये कहते हैं कि जो ए वाली स्ट्रिंग है, मतलब जिसमें T1 टेंशन फोर्स है ना, ए वाली स्ट्रिंग जिसमें T1 टेंशन फोर्स है, अगर इस स्ट्रिंग को काट दें, कट कर दें इसको, तो उसके बाद T2 की क्या वैल्यू बचेगी। अभी जो T2 आ रहा है वो mg अपॉन साइन थीटा आ रहा है, अभी जो T2 है वो mg अपॉन साइन थीटा है। लेकिन अगर हम
पॉइंट ए वाली स्ट्रिंग को कट कर दें तो उसके बाद T2 की क्या वैल्यू बनेगी? सर अगर एग्जैक्टली मूवमेंट के बाद हाँ, देखेंगे तो T2 वही रहेगा उसी मूवमेंट पर, हाँ, कट करने के तुरंत बाद। सर, तो सेम रहेगा। देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले स्ट्रिंग काट रहे हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग काट रहे हैं हम। देखो अब क्या सिचुएशन बनने जा रही है, देखिएगा। मैं मास को नॉर्मल स्फीयर के फॉर्म में दिखा देता हूं, और ये वाली स्ट्रिंग जो थीटा एंगल पर थी, और मैं क्या कर रहा हूं कि लेफ्ट वाली स्ट्रिंग जो है ना, ये वाली स्ट्रिंग लेफ्ट वाली, ये स्ट्रिंग कट कर दी आपने, लेफ्ट वाली स्ट्रिंग कट हो गई। ये बताइए, जब लेफ्ट वाली स्ट्रिंग कट कर देंगे तब भी क्या ये मास रेस्ट पे रहेगा? मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, सिर्फ एक इसकी आदत बनाओ। अभी ये मास रेस्ट पे है, जब लेफ्ट वाली स्ट्रिंग काट दोगे तो क्या तब भी ये रेस्ट पे होगा या फिर मोशन करेगा? मोशन करेगा सर। मोशन करेगा ऑब्वियसली। किधर, स्ट्रेट लाइन करेगा या पेंडुलम बन के करेगा? पेंडुलम बन के। पेंडुलम। पेंडुलम बन के। तो पेंडुलम तो सर्कुलर मोशन करता है, पेंडुलम तो सर्कुलर मोशन करेगा, तो यानी ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा। तो कैसे, स्टेप बाय स्टेप अपने आप क्वेरीज पूछते जाओ और अपने आप आंसर देते जाओ, ठीक है। जब सर्कुलर मोशन करेगा तो हमने सर्कुलर मोशन की थ्योरी को याद कर लिया कि भाई उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो तो सेंटर की तरफ होती है, ठीक है जी। और उसके पहले मैंने फोर्सेस दिखा दिए, फोर्सेस के नाम पर मैंने क्या क्या दिखाया, mg और टेंशन। पहले फोर्स तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, तो आपने mg दिखा दिया, टेंशन फोर्स दिखा दिया। लेकिन ये मैंने कहा ना अभी वही पॉइंट कि रिजॉल्व क्या होगा। तो सर्कुलर मोशन में आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है, डायरेक्शन ऑफ ए टुवर्ड सेंटर है। तो जब हम m इंटू ए वाली इक्वेशन लिखेंगे, m इंटू ए बराबर, तो मुझे एक्सेलरेशन के पैरेलल वाला फोर्स चाहिए। ये एक्सेलरेशन के पैरेलल कौन है? तो एक्सेलरेशन के पैरेलल तो वो T2 है। और क्या कोई चीज ऐसी है जो एक्सेलरेशन के एंटी पैरेलल है? mg cos थीटा। माइनस एम, अब कॉस थीटा या साइन थीटा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। mg का एक कंपोनेंट ए के एंटी पैरेलल जाएगा, तो ये थीटा बन रहा है यहाँ पर, और ये 90 माइनस थीटा बनेगा, वो mg साइन थीटा बनेगा मेरे ख्याल से, चेक करना, कॉस थीटा नहीं बनेगा यार। कंपोनेंट एक बार आप अपने लेवल पे देखिएगा। तो T2 माइनस mg साइन थीटा बराबर इतना। फिर मुझे याद आ गया कि यार सर्कुलर मोशन चल रहा है, तो क्यों ना एक्सेलरेशन की जगह पर v स्क्वायर बाई आर कर दें, क्यों ना। तो मेरी इक्वेशन बन गई T2 माइनस mg साइन थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर। फिर मैंने पूछा कि यार वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, तो फिर मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि बॉडी तो रेस्ट पे थी, जब स्ट्रिंग काटी गई थी तब तो बॉडी रेस्ट पे थी। तो जस्ट आफ्टर कट अगर कह रहे हो आप कि स्ट्रिंग में जस्ट आफ्टर कट क्या होगा, तो जस्ट आफ्टर कट पर तो v 0 है, तो फिर T2 की वैल्यू क्या बनेगी? आंसर हो गया mg मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ध्यान दो, यहां पर वो mg अपॉन साइन थीटा है, अब जो आंसर है वो mg इंटू साइन थीटा बन रहा है। मैं इसी के लिए बार बार तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार इंट्यूशंस वाली स्टडी बंद करनी पड़ेगी हमको, है ना, अंदाजे वाली पढ़ाई आपको बंद करनी पड़ेगी अगर वाकई में मैकेनिक्स में अच्छा करना चाहते हो, या फिर आगे भी फिजिक्स में। तो आपको ये देखो, मैकेनिक्स में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मैकेनिक्स में प्रॉब्लम ये इसलिए होती है कि आपका मन जो है ना वो मतलब पहले ही आंसर दे देता है कि यार इसमें ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है अगर आपको, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि जो भी आप इक्वेशन लिखें, फर्स्ट इक्वेशन जो भी आपने लिखी होगी, वहां पर कौन सा लॉ यूज किया है, कौन सी थ्योरम यूज की है, ये आप जरूर मेंशन कर दो वहां पर, ताकि आपको मालूम चल जाए कि आप लॉ के बेसिस पर लिख रहे हो या अंदाजे के बेसिस पर लिख रहे हो। क्योंकि अंदाजे पर लिखोगे तो 70% चांसेस इस बात के हैं कि वो गलत हो जाए। समझे कि नहीं? mg इंटू साइन थीटा की mg अपॉन साइन थीटा में बड़ा फर्क है, डिफरेंस हो जाता है पूरा। पॉइंट मेरा समझ पाए आप लोग? हो जाता है। यस सर। जी, एक और ऐसे क्वेश्चन है, इसको भी आराम से किया जा सकता है, रोप वॉकिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो रोप वॉकिंग पे क्या होता है कि ये कई बार आपने देखा होगा सड़क किनारे भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग बैठ जाते हैं। तो इसमें आपको दिखा दिया है कि अगर पर्सन का मास m डिनोट करें, तो जहां पर वो चलेगा वहां पर दो टेंशन्स काम करेंगी।
एक टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ काम करेगी, उसको TL से डिनोट कर रहे हैं, एक टेंशन फोर्स राइट साइड की तरफ काम करेगी, टेंशन राइट साइड, और एक इस पर वेट काम करेगा mg। इसके आगे क्या करना है, अगर ये पर्सन यहीं पर स्टैंडिंग है, रोप के रस्सी के बीचों बीच स्टैंडिंग है, मान लो स्टैंडिंग एट रेस्ट है, तो क्या करना चाहिए बता दीजिए, बताएं। ये एंगल 5 डिग्री बन रहा है, इधर से 5 डिग्री और लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी 5 डिग्री एंगल बन रहा है, क्या कर दें इसमें? सर फोर्स बैलेंस करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे उसके पहले। यस सर। तो जो टेंशन लेफ्ट साइड पर है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट करना पड़ेगा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट T लेफ्ट इंटू कॉस 5 डिग्री, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी T लेफ्ट इंटू साइन 5 डिग्री। ऐसे ही राइट साइड वाली टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, तो टेंशन राइट साइड इंटू साइन 5 डिग्री। जिनको कंपोनेंट्स में दिक्कत है वो एक बार वेक्टर वाला लॉजिक ध्यान से पढ़ें, और एंगल्स को कैलकुलेट करना आसानी से आना चाहिए आपको, और ये mg। तो बैलेंसिंग करने से क्या होगा, हॉरिजेंटल बैलेंसिंग जब करोगे, हॉरिजेंटल बैलेंस, तो हॉरिजेंटल बैलेंस में आपको क्या मिल जाएगा, TL cos 5 डिग्री इक्वल टू T राइट cos 5 डिग्री। इसका मतलब दोनों टेंशन फोर्सेस बराबर हैं। देखिए ये मैंने इंट्यूशन से नहीं कहा है, कुछ लोग पहले ही इंट्यूशन लगा देते हैं कि दोनों तरफ टेंशन बराबर आएगी, मैं लॉ के बेस पे कह रहा हूं इसको। दूसरा वर्टिकल बैलेंस, वर्टिकल बैलेंस में T लेफ्ट इंटू साइन 5 डिग्री प्लस T राइट इंटू साइन 5 डिग्री इक्वल टू mg। ये वर्टिकल बैलेंस है। आगे सॉल्व कर लेंगे रोप वॉकिंग में। जल्दी से इसको देख लें फिर खत्म करें इसको, पुली वाले का। हाँ जी सर जी। सर अगर वो रोप के एकदम सेंटर पे नहीं होगा तो टेंशन बराबर आएगा, मतलब नहीं अगर थोड़ा आएगा, नहीं लेफ्ट आएगा, के ज्यादा पास हो। नहीं। देखो पांडे जी, मैं फिर कह रहा हूँ आपको है सभी को क्वेरीज ये आएंगी, मैं कह रहा हूँ कि बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं कैसे अच्छा किस बेसिस पर मैं आपसे कहूंगा हाँ या ना? तब तो एंगल्स अलग हो जाएंगे ना, इक्वल कहाँ रहेंगे 5 तो फिर 5। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं किस बेसिस पर आपसे हाँ या ना बोलूंगा, क्या मैं अपने मन से बोलूंगा हाँ या ना, या मैं कोई लॉ लगा के बोलूंगा? सर समझिए। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई, क्या फर्क आ जाएगा? हाँ सर आगे। एंगल बदल गए, TL और TR बदल गए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले से हम क्यों मान लें, हम जो भी करेंगे लॉ लगा के करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं तुम्हें कभी। अच्छा ये अब थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर दें, बाकी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे यार, या फिर देख लें। हालांकि इसमें टाइम लग जाएगा, रोप एंड पुली वाले क्वेश्चंस जो है ना, इनमें स्प्रिंग एंड पुली वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें फिर टाइम लगता है हमें, कि मास पुली होता है, फिर इसमें कंस्ट्रेंट इक्वेशंस वगैरह आती हैं, वो सब डिस्कस करना होता है। बट ये मैंने एक रियल एग्जांपल पुली का दिखाया है आपको, ठीक है, एक्चुअल पिक्चर ऑफ पुली जो है। तो ये चलो इसको एक काम करते हैं, फिर आज हो नहीं पाएगा, टाइम भी लगेगा इसमें, तो आप यहीं तक स्टॉप कर देते हैं आज, है ना, आज का लेक्चर यहीं तक खत्म कर देते हैं सर। जी। और तो आप एक बच्चा एक से दो मेन कंसेप्ट आपने लर्न किए, टेंशन फोर्सेस कैलकुलेट करना और नॉर्मल रिएक्शंस को कैलकुलेट करना, ये दो बेसिक चीजें हम लोगों ने लर्न की हैं अभी आज बेसिक लेवल पर, है ना, बेसिक लेवल पर। और हमने ट्राई ये किया है कि जो हमारे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाए पहले तो, ठीक है, ताकि हम जो बड़े न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तरफ बढ़ पाए आगे। ठीक है कि नहीं यार? 2D का असाइनमेंट। जी एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। ठीक है, तो इस लेक्चर को तो फिलहाल मतलब आज का कंटेंट यहीं तक रहेगा।